हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का बायोलॉजिकल चैप्टर। दोस्तों ये चैप्टर 4 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दोस्तों ये कोशिकाओं के बारे में है, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि सेल स्ट्रक्चर और इसका जो है प्रकार किस तरह से कार्य करता है, कैसे इसका फंक्शन है हमारे शरीर में। तो हम हर तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम मिटोसिस विभाजन के बारे में भी जानेंगे। तो इसे सारे कुछ करेंगे, लेकिन जो है इस सब करने से पहले एक बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। There is cell structure and function. This chapter is most important cell structure and function. The introduction is that all organisms are composed to the structures and functional unit of life is called cells. The body of some organism like a bacteria, protozoa, and some algae is made up of a single cells. Whereas their body of the high fungi, plants and animals are the composed of many cells. Human body is built of about 112 million cells. Cells vary in size and structure as they are specialized to perform different functions. But the basic component of the cells are common to all biological cells. The lesson deal with their structure common to all types of cells. You will be also learn about the kind of cell division and the process involved in this lesson. So friend, after the complete this lesson, you will be able to justify that cells is the basic structure and function unit of all organism, and list the component of the cells and state cell theory, and differential between to the eukaryotic and eukaryotic cells, and differential between to plant and animal cells. So illustrate the structure of plant and animal cells by our drawings level diagrams, and describe the structure and function of the plasma membrane, cells wall, endoplasma reticulum, cilia, fascia, nucleus, ribosome, mitochondria, chloroplast, Golgi bodies, exosome, lysosomes and lysosomes also, and describe the general importance of the cell molecules, water, minerals, ions, carbohydrate, lipid, amino acid, protein, nucleotides and nucleic acid, enzymes, vitamins, hormones, steroids and the alkaloids. And also you have justified their need for cell divisions and describe the various phases of cell cycle. Explain the term of karyotypes and the mention the karyotypes analysis with its significance. So
तो जैसे पता ही है आपको कि कोशिका संरचना एवं प्रकार ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है बायोलॉजिकल में। कहते हैं जो ये बायोलॉजिकल हम चैप्टर चौथा कर रहे हैं वो हम करेंगे कोशिका की संरचना एवं की कार्य फंक्शन क्या होती है। तो दोस्तों ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है कोई भी बच्चे के लिए जो कि बायोलॉजिकल के जो चैप्टर हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, +2 में बायोलॉजिकल चैप्टर में जो कोशिका की संरचना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और एग्जामिनर का जो है फेवरेट हमेशा इसी में से बनता है क्वेश्चन। तो इसको बहुत ध्यान से समझने की आपकी ज़रूरत है और सोचने की भी ज़रूरत है। नहीं सोचिएगा, नहीं समझिएगा तो चैप्टर जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कहते सभी जीव जो होते हैं जीवन की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाइयों से मिलकर बनते हैं। देखिए दोस्तों, सभी जीव जो होते हैं संरचनात्मक हो या प्रक्रियात्मक इकाइयों से मिलकर बनते हैं जिन्हें हम कोशिकाएं कहा जाता है। कुछ जीव जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ व कुछ शैवाल का शरीर एक ही कोशिकाओं के बने होते हैं, जबकि जो है उच्चतर कवक, पौधे और प्राणी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर लगभग 1 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो तो आपको भी पता है कि हमारा शरीर का जो निर्माण है 1 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना हो सकता है। कहते हैं कोशिका कार्य संरचना में भिन्न होते हैं क्योंकि ये विभिन्न कार्य को करने के लिए अनुकूल होते हैं। देखिए दोस्तों, कोशिकाओं के कारण ही हम जो है किसी भी कार्य करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, लेकिन सभी जैविक कोशिकाओं में मूलभूत अवयव सामान्य होते हैं। इस पाठ में जो है आप सभी कोशिकाओं के मूलभूत संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और आप कोशिका विभाजन के प्रकार और निहित क्रियाकलापों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में जब आप चैप्टर ख़त्म कर लीजिएगा तो आप बहुत चीज़ों के बारे में जान चुके होंगे, जैसे कि कोशिका के सभी जीवों की मूलभूत संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, अवयव जो पाए जाते हैं कोशिका के सिद्धांत होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में क्या अंतर है, सुकेंद्रिक कोशिकाएं क्या होती है। ठीक है, फिर आप जो है सभी कोशिकाओं की संरचना बनाना सीख जाओगे। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, अंतर्जालिका, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम हो, चाहे आपका न्यूक्लियस हो, राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट हो, या पैराक्सियोसोम हो या लाइसोसोम की संरचना हो, सब कुछ जान जाइएगा। साथ में आप खनिज के बारे में भी जानिएगा। आयरन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लाइड्स, न्यूक्लिक अम्ल्स, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन, अल्कोलाइड्स, सारे चीज़ों के बारे में जानिएगा। लेकिन तभी जान पाइएगा जब त्रिपाण स्टडी सेंटर के सब्सक्राइब कीजिएगा और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ सदैव बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला टॉपिक क्या है। The first topic is the cells and cell theory. Friend, here is a cell and cell theory. Their first is a landmark in the study of a cell. First time the scientists landmark in a study of cell. Soon after, Otto Vaughn's landmark Hooke's inverted to the microscope. Robert Hooke's in their 1665 observed a piece of a cork under to the microscope and found it to be made of the small component which is called cells. Latin cells as a small room. Latin means the small room. In 1672 is a Leeuwenhoek is observed bacteria, sperm and the red blood corpuscles, all of which were cells. And much later in 1831 Robert Burns is Englishman observed that all the cells had a centrally positionally body which is the term to the nucleus. Here the cell theory. What do you mean to the cell theory and who is the proposed the cell theory? So here in 1839 M.J. Sachdean and Theron Swaman formulated by the cell theory which is maintain that all organisms are composed of cells. The cell is the structurally and functionally unit of life. Friend, the more important thing, the cell is the structurally and functionally unit of life, and cell arise from the pre-existing cells. The cells are very considerable in the shape and the size. Nerve cells of animals have a long extension. They can be several centimeters in the length. Muscle cells are ignored in the shape. Egg of ostrich is the largest cells, 75 mm. Some plant cells have a thick walls. There is also wide variation in the number of cells in a different organism. So the cell mean a cells may be defined as a unit of protoplasma bonded by a
plasma or cell membranes, and processing or nucleus. Protoplasma is the life-giving substance and include the cytoplasma and the nucleus. The cytoplasma has in its organelles such as the ribosome, mitochondria, and Golgi body, plastida, lysosome, and endoplasma reticulum. Plant cells have in their cytoplasma large vasculars containing non-living inclusions like a crystal and pigment. The bacteria have a neither defined cell organelles nor a well-formed nucleus. But every cell has a three major components. So here show plasma membranes, cytoplasma, and DNA. The DNA is necked in the bacteria and enclosed by the nuclear membranes in all other organism. So, two basic types of cell. Cytocyst is recognized two basic type of cells shown in this figure. Their difference has been to be and tabulated below the table 4.1 organism which do not be pose of well-formed nucleus are eukaryotic, such as the bacteria. All other poses a well-defined nucleus covered by our nuclear membranes. They are eukaryotes. Here show this difference between the eukaryotic and eukaryotic cells. Friend, eukaryotic cells mean your true crown nucleus and prokaryotics mean your earlier primitive. So their first is eukaryotics is a nuclear distinctions with the well-formed nuclear membranes. And here the nucleus not a distinct, it is in their form of the nuclear zone, nucleides and nuclear membranes absent. And eukaryotic is a double membrane cells organelles is a chloroplast, mitochondria, nucleus and single membrane. Golgi apertures, lysosome, vasculus, endoplasma, reticulum and present. So eukaryotics is a single membrane cell body like a mesosomes present and endoplasma, reticulum, plastocysts and mitochondria and macro bodies like a lysosome and Golgi body absent. So third is ribosome is a 80S and ribosomes is the prokaryotics is a 70S. There is a 4-point structured compartment in the cells is the cytoplasma and the nucleus. Here no compartments. So fifth point is depending upon the species number of chromosome per nucleus varies from 2 or to many. And here there is only one chromosome per cells. And 6 point is each chromosome is a linear with its two end free. And here is the number chromosomes is circular and remaining attached to the cell membranes at a 1 point. 7 point here each chromosome has a one linear double standard DNA complexed with the histone. And second is the chromosome has a single double stranded circular DNA molecules and not be associated with their histones. And 8 point is that each chromosome has a one centromeres that divided the chromosome into two arms. However, if there are centromeres in the terminal, their chromosome would be have only one arm. And the last point there the chromosome lack and centromere. Here see two diagrams in the electronic macrographing are eukaryotic cells and prokaryotic cell. So friend, this is important cell for the eukaryotic cell and prokaryotic cell on the examination view. The sum of the work unit is the when their cell is a fascinated is broken down into the component by the rotating in a ultra centrifuge. At a different speed, their ribosome of eukaryotics and prokaryotic cell sediment is settled down at a different speed. The coefficient of the sedimentations is represented in the cerebral unit is expected as a S. The plant cells and animal cells also differ several speed they are given table. The difference between the plant cells cell and animal cell. Here cellulose cells ball is a present extended to be cell membranes. Here is a plant cells and animal cells and no cell ball. Outermost structure is the cell membranes or plasma membranes. Plant cell is a vasculars are usually large and animal cells are generally vasculars are absent and if you present are usually small. The plant cell is a
Plastocytes present, but is a animal cell is a plastocytes is a absent. And fourth point is a plant cells is a glossy body present in the form of unit known as the ductosomes. An animal cell their glossy body well developed having two centrones. Last is a plant cells is a centrioles is absent and animal cells is a centrioles is a present. Here showing this picture of animal cell and plant cell. In this picture, a plant cells and animal cells, there are well development cells on their microscopic examination. Here present star granules, nucleus, glass, nuclear membranes, vascular, chloroplast, and the cellulose, cell walls, mitochondria, endoplasma is the membranes, plasma, cytoplasma. And animal cells here present of vascular, centroids, nucleus, nuclei, cytoplasma, mitochondria, endoplasma, reticulum, rhizosome, gloxia, operator, pinicots. There is a difference between to the plants and animal cells, and they are important for the this diagram in exam view. So friend, learn now. दोस्तों जैसे कि कोशिका तथा कोशिका के सिद्धांत कहते हैं, कोशिका जो है हर एक इंसान के लिए, हर एक जीव के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। आपको पता है कि जिस तरह से घर का निर्माण होता है बहुत से मटेरियल से, उसी तरह से जो है एक हमारे शरीर का जो निर्माण होता है कोशिका जो है इसके लिए उत्तरदायी होती है। कोशिका तथा कोशिका के सिद्धांत के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं रोचक सिद्ध होगा, इसलिए कोशिका तथा कोशिका सिद्धांतों को आप मिस मत कीजिए। कहते हैं हर एक टॉपिक के जब इंटरेस्टिंग से पढ़िएगा, समझिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए पढ़ाई लिखाई जो होता है वो चीज़ है, जैसे हमें ज्ञान भी प्राप्त होती है और हम अपने बारे में जानना भी सीखते हैं कि हमारे शरीर में किस किस चीज़ों का जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो होती है ज्ञान से। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिसर्च करके इस बात को प्रमाणित किया होता है और यही बात जो है हम पढ़ते हैं और इसको एक्सपेरिमेंट में भी जाहिर करते हैं। तो पहला इसमें बात यही आता है कोशिकाओं के अध्ययन में ऐतिहासिक घटना। देखिए दोस्तों, कोशिका के अध्ययन में बहुत सी ऐतिहासिक घटना घटी और बहुत साइंटिस्टों ने इसके ऊपर अपना जो विचारधारा प्रस्तुत किया है। कहते हैं एंटोन बॉन जो लेवेन्होकर द्वारा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए जाने के बाद, यानी एंटोन बॉन जो लेवेन्होकर ने जो है सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था, उसके बाद रॉबर्ट हुक ने जो है सन 1665 ईस्वी में कर के एक टुकड़े को माइक्रोस्कोप से देखा और पाया कि वह बहुत छोटे उपखंडों में मिलकर बना है, जिसे उसने सेल कहा। ठीक है, बहुत सी चीज़ों का सेल कहा। हम हिंदी में कोशिका कहते हैं, लैटिन भाषा में सेल का अर्थ होता है छोटा सा कक्ष, यानी एक रूम सा माना जा सकता है। कहते हैं सन 1672 में जो है लेवेन्होकर ने बैक्टीरिया और शुक्राणुओं एवं लाल रुधिर कणिकाओं देखी जो सभी कोशिकाएं थी। सन 1831 में इंग्लैंड के एक विज्ञानी रॉबर्ट हुक ने देखा कि सभी कोशिकाओं के मध्य एक काय पाया जाता है, जिसे उन्होंने केंद्र यानी न्यूक्लियस के नाम दिया। कहते हैं कोशिका की अपनी एक सिद्धांत है, अपने एक कहते हैं विचार है। 1838 ईस्वी में M.J. सलीडन्स ने जो है और एवं जो है थियोडोर सवन ने कोशिका सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार उन्होंने बताया था 3 बात इसमें महत्वपूर्ण थी। पहला बात यही था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी जीव दोस्तों किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाओं ही जीवन की सृजनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। याद रखना दोस्तों कि कोशिका ही जीवन के सृजनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका पहले से ही विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। देखिए कोशिका पहले से विद्यमान होती है, जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। कहते हैं कोशिका में आकृति आकार की दृष्टि से काफ़ी विविधता पाई जाती है। कोशिकाओं में दोस्तों जो होती है आकार और आकृति में काफ़ी विविधता पाई जाती है। तो ये विविधता जो होती है उनके लिए एक विशिष्ट प्रमाणित करती है। प्राणियों की तंत्रिका कोशिका में लंबे लंबे प्रवर्धन बने होते हैं, यानी लंबे लंबे तंत्रिका तंत्र होते हैं। इनकी लंबाई कई सेंटीमीटर हो सकती है। कहते हैं पेशी कोशिका आकार में दीर्घकृत लंबी होती है। आपने शुतुरमुर्ग देखा होगा, शुतुरमुर्ग का जो अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है, जैसे 75 mm की होती है। कुछ पादप कोशिकाओं में मोटी भित्ति होती है। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं का संख्या में भी व्यापक विभिन्नता पाई जाती है। तो कहते हैं जैसा जीव होता है उसी प्रकार से जो है कोशिका का निर्माण संभव होता है। अब कोशिका के बारे में आप क्या जानते हैं? कहते हैं कोशिका जो होती है
कोशिकाओं को जो है जीव द्रव्य की एक ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरी हो और इनमें एक केंद्रक हो। जीव द्रव्य जीवन प्रदान करने वाले एक द्रव्य है जिसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक विद्यमान होते हैं। कहते हैं कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिकांग अंगक होते हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जिसे हम सूत्र कणिका भी कहते हैं, गोल्गी काय यानी प्लास्टोसिस्ट यानी कवर लवक, और लाइसोसोम लयन काय। इसके पश्चात जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके पश्चात पादप कोशिकाओं के जो है कोशिका द्रव्य में अनेक धमनियाँ वेस्कुलस पाई जाती है जिनमें जो है अजीवित पदार्थ जैसे क्रिस्टल वर्णक आदि पाए भी जाते हैं। जीवाणु में न तो कोशिका अंगक पाए जाते हैं और न ही स्पष्ट निर्मित केंद्रक। कहते हैं लेकिन प्रत्येक कोशिकाओं के 3 अवयव होते हैं, जिसमें से पहला जो है प्लाज्मा झिल्ली प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स यानी कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्मा और एटलिस्ट डीएनए। डीएनए तो आपको पता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण रहता है, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है। कहते हैं डीएनए बैक्टीरिया में अनावृत एवं अन्य जीवों में केंद्रीकृत झिल्ली से आवृत पाए जाते हैं। उसके पश्चात है कहते हैं कि कोशिकाओं के 2 मूलभूत किस्में होती है। कहते हैं कोशिका वैज्ञानिक ने कोशिकाओं के 2 मूलभूत किस्मों में बांटा है। उनके भेदों में नीचे दी गई सारणी में दर्शाया भी गया है। वे जीव जिनमें एक स्पष्ट रूप से निर्मित केंद्रक नहीं होता है उसको हम अश्रित केंद्रिक यानी प्रोकैरियोटिक कहते हैं। देखिए दोस्तों, जिसमें केंद्रक नहीं होता है उसको हम प्रीकैरियोटिक कहते हैं। जैसे जीवाणु, सभी जीवों में स्पष्ट रूप से निर्मित केंद्रक होते हैं जो कि केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। उसे हम क्या कहते हैं, सुकेंद्रकीय या सिमकेंद्रकीय या यूकैरियोटिक्स कहते हैं। तो ये इसको जो है महत्वपूर्ण बनाता है। अब देखिए यूकैरियोटिक प्रीकैरियोटिक्स में अंतर क्या दिया गया है। पहला जो हमारा होगा यूकैरियोटिक कोशिका होगा, दूसरा जो नाम होगा वो प्रीकैरियोटिक कोशिका होगा। आखिर यूकैरियोटिक्स का मतलब क्या होता है। यू मतलब होता है दोस्तों ट्रू, ठीक है, यानी ट्रू का मतलब वास्तविक, अक्रोन का मतलब केंद्रक। उसके पश्चात प्रीकैरियोटिक यानी प्रो का मतलब होता है आरंभिक, आदि, क्रोन का मतलब केंद्रक। तो इस तरह से जो है प्रीकैरियोटिक बनती है। तो पहला जो हमारा है केंद्रक सुपस्थ, उनके ऊपर जो है सुनिर्मित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और दूसरा में बात बताया गया है यानी प्रीकैरियोटिक्स में कि केंद्रक स्पष्ट नहीं होते हैं और ये केंद्र क्षेत्र या केंद्र काव्स के रूप में होते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। दूसरी बात जो बताती है इसमें कि दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी महसूद होते हैं। और दूसरा में बताता है कि एक झिल्ली वाले कोशिका पिंड जैसे मिसोसोम मौजूद होते हैं और एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम जालक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम जैसे सूक्ष्म काय और गोल्गी काय नहीं होते हैं। तीसरी पॉइंट में जो है पहला के लिए बताता है कि राइबोसोम जो होते हैं इसमें 80S के रिगार्डिंग होते हैं और दूसरा जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है राइबोसोम 70S होते हैं। चौथा पॉइंट बताता है कोशिका में 2 स्पष्ट क्षेत्र अर्थात कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाए जाते हैं। कहते हैं ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं होते हैं जो इनको हेल्प करता हो। पांचवा बात यही बताती है कि स्पीसीज के अनुसार प्रति केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या 2 तथा उनसे अधिक हो सकती है। ठीक है, यहाँ बताता है कि प्रत्येक कोशिका में केवल 1 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण होता है। छठी बात ये बताती है कि हर एक जो है गुणसूत्र रेखिक होते हैं और इनके दोनों सिरे मुक्त होते हैं। ठीक है, जबकि दूसरी ओर बताता है कि गुणसूत्र वृत्तीय होते हैं और एक बिंदु पर कोशिका झिल्ली से जुड़ा रहता है। कहते हैं 7वां पॉइंट यही रहता है कि प्रत्येक गुणसूत्रों में एक रैखिक दोहरी रज्जु का स्टैंडर्ड डीएनए हिस्टोन से युक्त होती है। दूसरी ओर बताता है कि गुणसूत्र में एक दोहरी रज्जु का स्टैंड वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं पर इनमें हिस्टोन नहीं पाया जाता है। 8वां पॉइंट जो अंतिम पॉइंट है, कहते हैं प्रत्येक गुणसूत्र में एक सेंटीमियर्स होते हैं जो कि गुणसूत्रों के 2 भुजाओं में बांटता है। फिर भी यदि सेंटीमियर्स अलग के होते हैं तो गुणसूत्र में केवल 1 भुजा पाई जाती है। इधर कहते हैं गुणसूत्र में सेंटीमियर नहीं पाया जाता है, इसलिए कोई विखान करना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो, यहाँ पर जो है माइक्रोस्कोपिक ग्राफिंग दिखाई गई है सुकेंद्रिक कोशिका का और प्रकेंद्रिक कोशिकाओं के बारे में, जो कि इसका महत्वपूर्ण बनाता है। उसके पश्चात कहते हैं स्वेडवर्ग इकाई। स्वेडवर्ग इकाई क्या होती है दोस्तों, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है स्वेडवर्ग इकाई क्या होती है। तो स्वेडवर्ग यूनिट आपके दिमाग में होना चाहिए जब एक कोशिकाओं में अल्ट्रोसेंट्रीफ्यूजन में मिलाकर इसको जो अवयव को तोड़ा या विखंडित किया जाता है, यानी सेंट्रीफ्यूजर में जब इसको तोड़ा जाता है या विखंडित किया जाता है
तो यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अवसादों के राइबोसोम अलग अलग गति पे नीचे बैठ जाती है। जब भी आप लैब में जाओगे जहाँ ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है वहाँ देखोगे कि प्लाज्मा जो होता है अलग हो जाता है और जो इसमें रेड ब्लड सेल्स होता है आरबीसी होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होती है वो अलग हो जाता है। जब ये लैब में कहीं जाओगे तो देख भी सकते हो कि कैसे सेंट्रीफ्यूजर जो होता है इनको अलग कर देता है, यानी इनको कन्फिसेंट सेडिमेंटेशन के स्वर्गवार्ड इकाई के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसको एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहते हैं पादप कोशिका और प्राणी कोशिका भी एक दूसरे से कई प्रकार भिन्न होते हैं, जैसे कि कुछ सारणी में भी दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पादप कोशिका तथा प्राणी कोशिका में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, पादप कोशिका और प्राणी कोशिका, तो पहला आता है पादप कोशिका के लिए कि कोशिका झिल्ली चारों ओर से सुल्लोस की बनी कोशिका भित्ति होती है। प्राणी कोशिका में क्या होती है, कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और बाहरी संरचना जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की होती है। दूसरी बात बताती है पादप कोशिका में कि रसधानियाँ आमतौर पर बड़े आकार की होती है, जबकि प्राणी कोशिका में यही बताती है कि रसधानियाँ आमतौर पर नहीं होती है, यदि होती भी है तो सामान्यतः छोटी आकार की होती है। पादप कोशिका में बताया जाता है कि प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं, जबकि जो यहाँ प्राणी कोशिका में प्लास्टिड्स मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, पादप कोशिका में बताता है ग्लाक्सी जालिका यानी डिफ्लोटॉन्स नामक इकाई के रूप में होता है, जबकि ग्लाक्सी काय सुविकसित और स्टोन युक्त होती है। पादप कोशिका में बताया जाता है कि तार केंद्रक या सेंट्रोसोल नहीं होते हैं, जबकि प्राणी कोशिका में तार केंद्रक या सेंट्रोओल्स मौजूद होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में भी यहाँ पर देख सकते हो कि पादप कोशिका और प्राणी कोशिका में क्या अंतर है। दोस्तों ये डायग्राम जो है कई क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th हो या +2 हो, सब जगह जो है महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो आप भी इसको जो है अच्छे से जो लेवल डायग्राम को जो है आप नामिनेट करके इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर का हमेशा जो है प्लांट सेल और डीएनए सेल डिफरेंस पूछता है और विथ डायग्राम के साथ। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, अच्छे से करना चाहते हो, तो इन डायग्रामों को अच्छे से कर लेना, ठीक है। और डायग्राम करने के साथ साथ जो है एक उंगली जो है आप अपने दोस्तों को शेयर करने में भी इस वीडियो को लगा देना, तभी जो जाके आए जो आने वाला एग्ज़ाम होगा उसमें जो है आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके लिए जो है एक सीरीज़ लाएगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर ये आगे नहीं बढ़ा तो शायद आपके समक्ष जो होगा सीरीज़ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, जब तक आप मुझे आगे प्रोत्साहित नहीं कीजिएगा तो मैं कैसे आपके लिए कुछ करने की कोशिश करूं। देखिए दोस्तों, मैंने कहा ना, सिर्फ त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो एक ही उद्देश्य है कि मेरे भारत के जो बच्चे हैं वो सही ज्ञान के साथ आगे बढ़ें और सही देश का जो है निर्माण हो। कहते हैं यहाँ पर बहुत चीज़ें जो है लालच दे दे के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया जा रहा है, तो इसीलिए जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर खड़ा हुआ है। तो कहते हैं सिर्फ बातें बता के नहीं समझाया जा सकता जब तक आपको अच्छा एजुकेशन प्राप्त ना हो। सभी जगह कहा जाता है कि अच्छे एजुकेशन है, लेकिन अच्छे एजुकेशन कुछ ही जगहों पर सीमित रह गया है, ठीक है। बहुत ही कम जगह है जहाँ पर अच्छे बच्चे का एजुकेशन प्राप्त मात्रा में मिलती है। तो यही त्रिपाण स्टडी सेंटर भी किया है, क्योंकि NIS बच्चे हों या कोई भी बच्चे हों, उनको जो है सही तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है और अधूरी जानकारी के साथ वो आगे बढ़ते हैं। तो आप भी त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाइए, तो मैं भी आपके लिए अच्छा से अच्छा करूंगा और आपको जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में आपका योगदान दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसका जो अगला पार्ट होगा B पार्ट में हम मिलेंगे। B पार्ट में जो है हम बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ समझेंगे, जिसमें हमारा जो होगा भी कोशिका घटक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत कुछ मिलेगा हमें, कोशिका द्रव्य के अंदर सब कुछ मिलेगा। तो इसका B पार्ट को देखना मत भूलिएगा। इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। हम इसके B पार्ट में जो है आपके समक्ष साक्षात्कार होंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके
8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये एनआईसी बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।